नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। मेरठ में आज यानी शुक्रवार को सियासी पारा चढ़ा रहेगा। एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और आरएलडी के जयंत चौधरी अपना संयुक्त चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे, तो वहीं सीएम योगी कंकरखेड़ा में डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी मेरठ पहुंचेंगे और NH 58 पर गॉडविन होटल में 3:30 बजे संयुक्त प्रेस वार्ता करेंगे। दोनों नेता यहां करीब 1 घंटे रहेंगे और जानकारी के अनुसार पहले दोनों नेता मुजफ्फरनगर आने वाले थे, लेकिन गुरुवार शाम को अचानक मेरठ का भी कार्यक्रम इसमें शामिल कर लिया गया है और इस दौरान अखिलेश यादव और जयंत चौधरी पश्चिमी यूपी को साधने की पूरी कोशिश करेंगे। दोनों नेता इस दौरान भाईचारे का संदेश देंगे और बीजेपी पर हमला भी बोलेंगे। वेस्ट यूपी में बीजेपी भी लगातार दौरे कर रही है और दोनों नेता उसी का करारा जवाब देने की कोशिश भी करेंगे। इससे पहले 7 दिसंबर 2021 को दोनों नेताओं ने सिवाल खास के दबथुआ में संयुक्त रैली की थी। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी भी पूरी ताकत के साथ प्रचार प्रसार में लगी हुई है। उम्मीदवारों के लिए सीएम योगी डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। सीएम योगी का कंकरखेड़ा आने का कार्यक्रम रात को ही बना है और इसके बाद कंकरखेड़ा में तैयारियां भी जोरों से शुरू कर दी गई हैं। तो वेस्टर्न यूपी में पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को है। तो क्या जो शुरुआत में बढ़त हासिल करेगा उसे आखिरी दौर तक एडवांटेज रहेगा, या यहां की सियासत यूपी के बाकी इलाकों में भी असर लाएगी, या फिर इसका कोई राजनीतिक महत्व नहीं होगा? ऐसे कई सवाल हैं जिनको लेकर चर्चा का दौर तेज हो गया है। तो इस बार जिस तरीके से पश्चिमी यूपी को लेकर के समाजवादी पार्टी भी बेहद सक्रिय नजर आ रही है और समाजवादी पार्टी के साथ आरएलडी का गठबंधन इस बार पश्चिमी यूपी पर खास जोर डाल रहा है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सियासी हवा की शोर बह रही है। ये भी सियासी पंडित लगातार जानने की कोशिश में लगे हुए हैं और हाल ही में खत्म हुए किसान आंदोलन में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत की भी अहम भूमिका मानी जा रही है। इस बार के विधानसभा चुनाव में टिकैत पश्चिमी यूपी से आते हैं और कहा जाता है कि 26 जनवरी को लाल किले में हुए बवाल के बाद आंदोलन को राकेश टिकैत के आंसुओं ने दोबारा संभाला था और आंदोलन के शुरू होने से लेकर खत्म होने के बीच टिकैत देश भर में घूम घूम कर चुनावों में बीजेपी को नुकसान पहुंचाने की बात भी लगातार करते रहे हैं। ऐसे में अब किसान आंदोलन जरूर खत्म हो गया है, लेकिन होने वाले 2022 में विधानसभा चुनावों को लेकर के लगातार जिस तरीके से सक्रियता नजर आ रही है टिकैत परिवार की, दावे जरूर किए जा रहे हैं कि वो किसी पार्टी के साथ, किसी राजनीतिक दल के साथ नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का भी खुलकर मुखर होकर विरोध भी लगातार वो करते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में कई सवाल अहम बन जाते हैं कि पश्चिमी यूपी में जो पहले चरण का मतदान है 10 फरवरी को, तो क्या जो शुरुआत में बढ़त हासिल करेगा उसे आखिरी दौर तक एक एडवांटेज मिलता रहेगा, और क्या यहां की सियासत यानी पश्चिमी यूपी की सियासत के बाकी इलाकों में भी असर पड़ेगा इसका, या फिर इसका कोई राजनीतिक महत्व नहीं होगा? पश्चिमी यूपी का पश्चिमी यूपी का अगर जिक्र करें तो पश्चिमी यूपी में कहा जाता है कि
जो पश्चिमी यूपी को फतह करेगा वो सत्ता में काबिज होने के उसके चांसेस बेहद ज़्यादा हो जाते हैं। और 136 सीटें पश्चिमी यूपी में हैं, जिसमें जाट, मुस्लिम और यादव समुदाय को बेहद महत्वपूर्ण वोट बैंक माना जाता है। मुस्लिम वोट बैंक का अगर जिक्र करें तो पश्चिमी यूपी में 26% लगभग मुस्लिम वोट है, और यादव वोट बैंक का जिक्र करें तो 7% यादव वोट बैंक है, और जाट वोट बैंक का अगर जिक्र करें तो 18% यहां पर वोट बैंक है। तो सारे दल, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों और चाहे समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन हो, लगातार सक्रियता ये लोग बनाने में लगे हुए हैं पश्चिमी यूपी में, और अपनी पैठ को मजबूत करने में लगे हुए हैं। लेकिन इस बार का चुनाव दरअसल बेहद दिलचस्प होने वाला इसलिए है क्योंकि 2017 में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 136 सीटों में 109 सीटों पर कब्जा की थी, और उस दौरान जो मुद्दे उठाए जा रहे थे वो समाजवादी पार्टी को पूरी तरीके से घेरने के लिए तमाम सारे, वो चाहे पलायन का कैराना का मामला रहा हो, चाहे कट्टे का मामला रहा हो, और चाहे जिस तरीके से जो मामले उठते रहे हैं कब्रिस्तान जैसे मामले, उनको लेकर के बीजेपी लगातार घेरती रही है। इसलिए कुछ रणनीति बनाती हुई नजर आई थी और जो स्थिति थी वो परिवर्तित नजर आई। और आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि जिस तरीके से आज पश्चिमी यूपी में सियासत गरमाने वाली है। दरअसल अखिलेश यादव और जयंत चौधरी तो पहुंचने वाले हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, और उसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज दौरे पर रहेंगे। हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ चुके हैं, आपका परिचय करा देते हैं। आलोक वत्स जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नागेंद्र सिंह जी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आरबी उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आलोक वत्स जी आपके पास ही आएंगे। दरअसल जिस तरीके से जो स्थिति बन रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, आज अखिलेश यादव और जयंत चौधरी दोनों लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे संयुक्त तौर पर। जाहिर तौर पर है प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना एजेंडा तो रखेंगे ही रखेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को घेरना बिल्कुल पक्का माना जा रहा है, हमला बोलना पक्का माना जा रहा है। और यहां पर ये दिखाएंगे कि दरअसल दोनों भाई पश्चिमी यूपी को फतह करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। और क्या वास्तव में भारतीय जनता पार्टी को अब डर सता रहा पश्चिमी यूपी को लेकर के? क्या योगेश जी, डर हमें न पहले था न डर हमें अब है, क्योंकि हमारे पास कामों की एक लंबी फेहरिस्त है जो हमने किया है जनता के हक में। और माननीय गृह मंत्री जी ने जाट नेताओं से 26 जनवरी को दोपहर में मुलाकात की थी। वहां पर जाट नेताओं ने उन्हें चौधरी कह के संबोधित किया, और अब वो मामला भी एक तरीके से निपट गया है जिसका ये डर हमें दिखा रहे थे। और आप ही के चैनल पे 1-2 दिन पूर्व जाट नेता यशपाल मलिक जी थे, उन्होंने खुद स्वीकार किया 30-35% जाट तो अभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, और ये जिस तरीके का प्रयास कर रहे हैं उससे उम्मीद है कि ये 40-50% तक भी जा सकते हैं। लेकिन हमारा मानना है कि हम 60-70% पर चले गए माननीय गृह मंत्री जी के मीटिंग के बाद। अच्छा। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने
जो एमएसपी कानून के तहत जो हम नहीं समझा सके थे किसानों को, उसके तहत उन्होंने सार्वजनिक तौर पे माफी मांगी। वो भी एक बहुत बड़ा अभूतपूर्व कदम था उनके द्वारा। राष्ट्र हित में, किसानों के हित में उन्होंने इस चीज को माना और उसको वापस कर दिया। उसके बाद ये मामला एक तरीके से ठंडा गया है और जिस तरीके से जोश देखने को मिल रहा है, यहाँ भी हमारे नेता जा रहे हैं पब्लिक के अंदर। अभी पीछे गृह मंत्री जी गए थे कल के दौरे पर, तो वहाँ फूलों की वर्षा हो रही थी छतों से। योगी आदित्यनाथ जी जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर उनका अभूतपूर्व स्वागत किया जा रहा है। तो जनता में ये एक संदेश है कि यही सरकार है जो ठोस कारगर कदम जनता के हित में उठाती है। और जिस तरीके का काम हमने किया है, चाहे वो शौचालय निर्माण का हो, चाहे गरीबों को घर देने का हो, या उज्ज्वल योजना के तहत गैस उपलब्ध कराने का हो, या बुंदेलखंड में 45 वर्षों के बाद पेयजल पहुंचाने का हो। नहीं, ठीक है, आपने कामों की झड़ी लगा दी। आलोक वत्स जी, आपने कहा कि दिल्ली में बैठक हुई है, प्रवेश वर्मा के घर पर बैठक होती है, जिसमें जिस तरीके से कैप्टन अभिमन्यु साहब को बुलाया जाता है, जो कि हरियाणा से आते हैं, संजू बालियान इसमें मौजूद रहते हैं। इस मैटर 3 नेताओं को फोकस किया जाता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर के। तभी सवाल ये उठता है। और उधर जयंत चौधरी साहब को भी ऑफर दिया जाता है कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ आ सकते हैं, जो कि साफ तौर पर जवाब दे देते हैं कि वो दरअसल चवन्नी नहीं है जो इधर उधर पलट जाएंगे। ऐसे में सवाल तभी उठ रहा है मजबूती के साथ कि वास्तव में क्या भारतीय जनता पार्टी के होश पाख्ता हो गए हैं क्या, कि पश्चिमी यूपी की अगर जमीन खिसक गई तो उत्तर प्रदेश की गद्दी छिन सकती है। देखिए योगेश जी, अंग्रेजी में एक कहावत है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। और चुनाव भी एक तरीके का डाइल्यूटेड वार होता है। तो इसमें आज हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। हमारे यहाँ निष्ठावान कार्यकर्ताओं की फौज है। वो चाहे भारत के किसी कोने से आए, जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के हित में वो काम करेंगे। और आपने देखा कि चाहे गृह मंत्री हो, चाहे या आपके डिफेंस मिनिस्टर हो, या पेट्रोलियम मंत्री हो, हमारे यहाँ वो कार्यकर्ता के तौर पर चुनाव में काम करते हैं। आज गृह मंत्री एक कार्यकर्ता के तौर पर घर घर डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। ये भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता कर सकते हैं। ये दूसरे दलों में ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। वो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित रहते हैं या फिर रोड शो या रैलियां करके इसी तक समाहित रहते हैं अपने प्रचार में। लेकिन हमारे नेता डोर टू डोर भी जाते हैं, चाहे वो कितने बड़े पद पर क्यों न हो। ये भारतीय जनता पार्टी की खासियत है। और समाजवादी पार्टी या कांग्रेस, ये सब तो राजशाही को लेके आगे बढ़ा रहे हैं। समाजवाद के कौन से पृष्ठ पर अंकित है कि बाप के बाद बेटे को तुम अपना नेता मान के आगे बढ़ो। समाजवाद ऐसी सीख कभी नहीं सिखाता है। भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता जेपी नड्डा जी को हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। मैं नहीं समझता हूं कि अगर मैं अपने फाजिल दोस्तों से पूछूंगा कि नड्डा जी के पिताजी का नाम बता दें या उनके भाइयों का नाम बता दें, तो ये असमर्थ हो जाएंगे उनके नाम बताने में। हमारे यहाँ हमारे प्रधानमंत्री के 3 भाई हैं, उनके 18 परिवार में लोग हैं, सब कमा खा रहे हैं। किसी का कोई राष्ट्रीय परिदृश्य पर कहीं से भी सिक्योरिटी के मामले में या किसी अन्य मामले में कोई जानता भी नहीं कि कौन लोग हैं वो। माननीय योगी जी की बहन फूल बेचकर अपना जीवन यापन कर रही हैं। उनके भाई लोगों का कोई पता नहीं है कि कौन क्या है। तो इस तरीके की चीजें भारतीय जनता पार्टी में ही देखने को मिलती है। आप कांग्रेस में देखिए कि उनके दामाद तक करोड़ों रुपए के संपत्ति के मामले में लिप्त है। और समाजवादी पार्टी का तो पूरा कुनवा में मैं समझता हूँ 36 या 37 तो इनके लोग हैं जो मेंबर पार्लियामेंट, नगर परिषद और विभिन्न पदों पर एमएलए और विभिन्न पदों पर, नगर पालिका के अध्यक्ष विभिन्न पदों पर कायम है। तो ये सब तो राजनीति करते हैं परिवारवाद के लिए और बरगलाते हैं जनता को कि हम तुम्हारे हित में काम करेंगे। और रही बात जब ये टिकट भी वितरण करते हैं तो मुस्लिम और यादव के अलावा इनको कोई नजर नहीं आता है। पीछे इन्होंने अभी टिकट
वितरण किया है, उसमें 18 शायद मुसलमान है और 20-22 यादव है। ये सब तो जातिगत पार्टियां हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है जिसमें पूरे समाज का निवेश है, परिवेश है, और हम सबको आगे बढ़ाते हैं। मकान देने के वक्त, शौचालय देने के वक्त में हिंदू मुस्लिम ने कोई भेद नहीं किया। हमने जो मेट्रो चलाई और भी शहरों में मेट्रो चलाने जा रहे हैं, वहाँ हम कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं कि इसमें मुसलमान नहीं बैठ सकता है। हमने राज्य के हर एक दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, आ गई बात आपकी, आ गई। हमने मेडिकल कॉलेज की स्थापना की है। समझ गए। वो दरअसल कोई भी सरकार हो, कोई भी हॉस्पिटल तैयार करती है, कोई भी कॉलेज तैयार करती है, कोई भी मेट्रो का संचालन करवाती है, कोई भी ऐसे संस्थान जब खुलवाती है तो किसी जातिगत विशेष के लिए नहीं खुलवाती, वो सभी के लिए होती हैं, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए होती हैं और देश की जनता के लिए होती हैं। क्यों नहीं करवाया? नहीं, सभी करवाती हैं, ऐसा नहीं आलोक वत्स जी। वो कोई सरकार, ये किसी पार्टी का एहसान नहीं होता है, ये किसी पार्टी का एहसान नहीं होता है, ये हमारे टैक्स का पैसा होता है और आपकी जिम्मेदारी होती है, नैतिक जिम्मेदारी होती है कहेंगे तो। इसमें कोई भी पार्टी अगर सत्ता में होती है तो कोई एहसान नहीं करती है वो ये कह करके कि हमने मेट्रो का संचालन करवाया, हमने हॉस्पिटल बनवाए, हमने कॉलेजेस बनवाए। अगर नहीं वो करवाते हैं तो वो नाकामी होती है उनकी, लेकिन अगर करवाते हैं तो ये उनका फर्ज होता है। ये हमारे और आपके टैक्स का पैसा होता है, जनता के टैक्स का पैसा होता है, जनता की सुविधाओं के लिए वो अपने टैक्स का पैसा देती है, इसलिए कोई एहसान नहीं होता है, सारी पार्टियां करती हैं। और आपके पास आएंगे नागेंद्र सिंह जी, क्या वास्तव में आप लोग अब केवल प्रेस वार्ता तक ही सीमित रह गए हैं? और जिस तरीके से परिवारवाद का एक बड़ा आरोप तो हमेशा लगता रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। आलोक वत्स जी जिस तरीके से आज उन्होंने कहा, एक लंबी फहरिस्त है। वास्तव में देश में अगर सबसे बड़ा कोई सियासी कुनबा है तो वो समाजवादी कुनबा है, अखिलेश यादव का कुनबा है। कि कोई विधायक है, कोई किसी का चेयरमैन है, तो कोई सांसद है, कई तमाम सारी चीजें हैं। तो ये जो आरोप लगते चले आए हैं, वास्तव में क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है क्या समाजवादी पार्टी को? पार्टी के नेतृत्व में जो गठबंधन उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहा है और आज हम चर्चा करने के लिए बैठे हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रीटेक्स्ट से, तो पहले मैं अपनी बात यहाँ कहना चाहूँगा। अभी जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी कह रहे थे कि ये लोग सबको साथ लेकर राजनीति करते हैं, तो इनको मैं स्पष्ट कर दूं, जिस तरह से जातिगत नेताओं की जो बैठकें की जा रही हैं वो किस चीज को बयां करती है, तो इनके कहने और करने में बहुत ज्यादा अंतर है। अभी ये डाटा दे रहे थे कि इतना परसेंट अमुक जाति का वोट हमें मिल रहा है, इतना उसका मिल रहा है, इतना उसका मिल रहा है। पर्सन ये नहीं है समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल हमारा बड़ा घटक है और उसका जो बहुत ज्यादा असर है पूरे प्रदेश में है, लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश में ज्यादा है। तो यहाँ समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का जो किसान को लेकर जो हमारी नीति है उससे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बेचैन है, इसीलिए इन्होंने जाति का सहारा लिया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारे सहयोगी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी ने कहीं भी किसी जाति के गुटों के नेताओं को आमंत्रित कर कोई बात नहीं की है। उन्होंने सभी लोगों को, सभी वर्गों, सभी जातियों की जो हमारी पार्टी और उनकी पार्टी के लोग हैं सब समन्वय बनाकर काम कर रहे हैं। और पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो 2017 में जिस तरह से इन्होंने धार्मिक ध्रुवीकरण के माध्यम से एक सांप्रदायिक माहौल बनाया था, उसका जवाब इनको मिलने जा रहा है। और जमीन पर जो दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता और सभी जातियों और सभी धर्मों के कार्यकर्ता का अपार समर्थन जो है समाजवादी पार्टी और लोकदल के गठबंधन को मिलने जा रहा है। अब प्रश्न ये कर रहे थे परिवारवाद को लेकर, तो एक लंबी फहरिस्त है। अभी समाचार पत्रों में और जैसे नेशनल मीडिया के चैनलों पे भी हमने आप लोगों ने दिखाया, हमने देखा है कि कितने लोग इनके यहाँ भी जो पीढ़ी दर पीढ़ी राजनीति कर रहे हैं। और इसका एक स्पष्ट जवाब है, जो संसदीय प्रणाली हमने अपनाई है, जो चुनाव की प्रणाली अपनाई है, अगर उसमें किसी परिवार या कोई व्यक्ति या कोई साधारण व्यक्ति या कोई विशेष व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो ये उसका एक राजनीतिक अधिकार जो संवैधानिक व्यवस्था है उसका एक हिस्सा है, तो रोका नहीं जा सकता। एक बात। दूसरी बात, मूल जो ये पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को और इनके सहयोगी दलों को किसान आंदोलन की वजह से इन लोगों को बेचैन किया है।
अब किसान आंदोलन की जो बात चलती है मूल रूप से यहाँ उसका व्यापक असर है। और इस किसान आंदोलन ने जो इन लोगों ने भाईचारा खत्म किया था, किसानों की समस्याओं या किसानों के मुद्दों को केंद्र बिंदु रखकर भाईचारे को भी बढ़ावा दिया है। और इस भाईचारे को बढ़ावा देने से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को परेशानी हो जाती है। अभी ये कह रहे थे, इन्होंने कुछ जातियों के नाम लिए कि समाजवादी पार्टी ने दो तीसरी लिस्ट भी हमारी तकरीबन 254 प्रत्याशी हमारे आ चुके हैं, हमने जारी कर दिए। उस जाति को इतने 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 हमने समाजवादियों को टिकट दिए हैं, हमने जाति का आधार मान के टिकट नहीं दिए। और जिस धर्म और संप्रदाय की ये बात करते हैं, पूरी तरह से अल्पसंख्यकों को संविधान में व्यवस्था दी गई है, उनको भी इस मुल्क में इस देश में रहने का उतना अधिकार है और उन्हें भी चुनाव लड़ने का अधिकार है। तो आप ये बार बार क्यों जिक्र करते हैं? वो आपका एक एजेंडा है कि हम अल्पसंख्यक और बहुसंख्यकवाद में आप लोग विश्वास करेंगे, हम नहीं करते। हम सबको साथ लेके चलते हैं और आप लोग कहते हैं कि सबको साथ लेके चलेंगे, लेकिन आप लोग सबको साथ लेके नहीं चलते। तो किसान का जो मुद्दा है उसका इनसे कोई हल नहीं निकल रहा है। तो इनकी जो सेंट्रल लीडरशिप है या बड़ी लीडरशिप है वो बेचैन है। हमारी पार्टी के जो और गठबंधन के जो दोनों युवा नेता हैं, जो दोनों एक विजन रखते हैं, एक नई सोच रखते हैं, केंद्र बिंदु में किसान को रखते हैं, नौजवान को रखते हैं, तो जो हमारे कार्यक्रम है उनका इनके पास कोई जवाब नहीं है। और हमारे कार्यक्रमों को जनता पसंद कर रही है, बड़ा समर्थन हमें मिल रहा है। और हमारे नेता, दोनों ही नेता बराबर संपर्क में है, लोगों के बीच में लोगों से मिल रहे हैं और वो अपने कार्यकर्ताओं को, अपने लीडर्स को और अपने प्रत्याशियों को पूरा मनोबल बढ़ा रहे हैं। और हम पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी बढ़त लेके चलेंगे और इनको सत्ता से बाहर करेंगे। ठीक है, आरबी उपाध्याय जी आएंगे आपके पास। दरअसल पश्चिमी यूपी को लेकर के जिस तरीके से सभी राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं, पहले चरण में चुनाव है, तो क्या ये वास्तव में जिस तरीके से अमित शाह जी का जयंत चौधरी के प्रति इतना सॉफ्ट कॉर्नर अपनाना, दूसरा जब जयंत चौधरी की तरफ से साफ तौर पर मना कर दिया गया, जवाब दे दिया गया, ये भी एक अगर कहें तो करारा प्रहार था शाह पर। ये कह सकते हैं कि शाह को सह देने के लिए जयंत चौधरी ने बिल्कुल ठान ली है। तो ऐसे में अमित शाह के द्वारा एक बैठक करना दिल्ली में प्रवेश वर्मा के घर पर, जो कि दिल्ली से ही आते हैं, उसमें संजीव बालियान और कैप्टन अभिमन्यु सिंह, ये तीन लोग, कैप्टन अभिमन्यु और तो तीन लोग जो कि हरियाणा से आते हैं, तो क्या ये तीन लोगों को भारतीय जनता पार्टी साध पाएगी विधानसभा चुनाव में? दरअसल 4 नेता थे, यही रणनीति अपनाई गई थी 2017 में भी, ऐसा नहीं है, लेकिन उस दौरान 4 नेता थे। उस दौरान थे संगीत सोम, संजीव बालियान और सुरेश राणा और हुकुम सिंह। इन 4 नेताओं को पश्चिमी यूपी के लिए 2017 में फोकस किया गया था और इनको लेकर के चला गया था। तो क्या वो रणनीति इस बार भी ये अपना पाएंगे और ये सफल हो पाएगी? 3 नेता एक साथ आ पाएंगे, पश्चिमी यूपी को साध पाएंगे? देखिए, पहली बात तो ये योगेश, 2017 से 2022 तक पानी बहुत बह चुका है। 2017 की परिस्थितियां अलग थी, 2022 की परिस्थितियां अलग है। और जहां तक रहा सॉफ्ट कॉर्नर जयंत चौधरी के प्रति, देखिए अमित शाह अच्छी तरह जानते हैं कि अगर जयंत के खिलाफ एक शब्द बोला जाएगा तो वो पूरे जाट समुदाय के नजदीक जाने की जो कोशिश है उस पर पानी फेर देगा। और इलेक्शन के बाद भी जरूरत पड़ सकती है सरकार बनाने के लिए, एक रास्ता खुला छोड़ा है कि अगर कहीं जरूरत पड़ेगी तो जयंत चौधरी के साथ तालमेल करके सरकार बनाई जा सके, अगर जरूरत पड़े तब। तो दूसरा रीजन एक ये है। और देखिए तीसरी बात है, क्यों सब परेशान है? जब इतने शौचालय बनवाए हैं, इतनी योजनाएं की हैं, मैं बस जी को सुनना था, फिर क्या जरूरत है
हिंदू मुस्लिम ये सब करने की। आप अपने काम पर वोट मांगिए। कमोबेश ऐसा नहीं है। आप देखेंगे उसने उसको इतने टिकट दिए हैं, उस बिरादरी को दिए हैं, उस धर्म को दिए हैं। अरे उस पार्टी का अपना अधिकार क्षेत्र है, किसको कितने टिकट देने हैं वो पार्टी डिसाइड करेगी। आप अपनी पार्टी का डिसाइड करेंगे। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे को पूछकर टिकट नहीं देगी। न बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को पूछ के दिया, न समाजवादी पार्टी बीजेपी को पूछ कर। देखिए जमीन कहीं ना कहीं खिसकी है, और मैं ये कहूंगा कि जिस तरह से दंगों के बाद 2017 का जो पोलराइजेशन था वो खत्म हुआ है। आरएलडी ने कोशिश की, आरएलडी का अस्तित्व संकट में आ गया था। क्यों? आरएलडी का जो फॉर्मूला था जाट प्लस मुस्लिम, दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो गए थे। बिल्कुल। जहां जाट था वहां मुस्लिम वोट नहीं कर रहा था, जहां मुस्लिम था वहां जाट वोट नहीं कर रहा। उस समय बीजेपी को एक अच्छा खासा फायदा मिला था, और तभी 109 सीटें वो जीत पाए थे 136 में। आज परिस्थितियां बदल चुकी हैं, और इसीलिए अमित शाह ने आगे आकर कमान संभाली है। राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं। और देखिए एक चीज और देखनी होगी आप, कि वो यथार्थ के धरातल पर जाकर पर्चे बांट रहे हैं। चाहे वो राजनाथ सिंह है, चाहे वो गृह मंत्री हैं। तो देखिए एक सीखना भी होता है, दूसरी पार्टियों को, लीडर्स को भी सीखना चाहिए कि सिर्फ मंचों से बात नहीं बनेगी, जनता के बीच में, जनता के दरवाजे तक कनेक्ट करना होगा। और देखिए जो बीजेपी की एक खूबी है कि वो इलेक्शन को बड़ी शिद्दत से लड़ते हैं। जीत हार एक अलग मैटर है, इलेक्शन लड़ेंगे, जीतेंगे भी, हारेंगे, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि इलेक्शन को हल्के में लेते हैं। वो हर इलेक्शन को सीरियसली लेते हैं। कल मैं देख रहा था कि अमित शाह पर्चे बांट रहे हैं गली में जाकर के। तो जमीनी कार्यकर्ता में जो उत्साह बढ़ता है, वो दोगुने उत्साह के साथ काम में लगता है। और पॉलिटिकल पार्टियों के जो बड़े नेता हैं उनको भी सीखना चाहिए। और जब कार्यकर्ता में उत्साह होगा, वो उतने ही जीत के लिए जी जान से काम करेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखिए जाट एक महत्वपूर्ण फैक्टर है, और राष्ट्रीय लोकदल का जो फैक्टर था वो यही था, जाट प्लस मुस्लिम था। और वो एकता कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक परेशानी का सबब बनी हुई। इसीलिए आप देखेंगे कि हम मुगलों से लड़ रहे हैं, या पाकिस्तान की एंट्री, या जिन्ना की एंट्री, ये सब क्या है। और योगेश मेन मुद्दे गायब है। बिल्कुल। कोई शिक्षा की बात नहीं, कोई स्वास्थ्य की बात नहीं, कोई रोजगार की बात नहीं। इतनी देर से आप ये हम डिस्कशन कर रहे हैं, बहस हो रही है। डिबेट में किसी पॉलिटिकल, न बीजेपी ने मुद्दे की बात की, न समाजवादी पार्टी के मित्र ने मुद्दे की बात की। वो एक उंगली उठा रहा है, वो दो उंगली उठा रहा है। जनता के मुद्दे गायब हो गए। जबकि विकास के नाम पर इलेक्शन लड़े जाने चाहिए। पॉलिटिकल पार्टियों को रोड मैप बताना चाहिए कि वो किसान के लिए क्या करेंगे, वो बेरोजगार के लिए क्या करेंगे। और जो शिक्षा के बुरे हालात हैं, स्कूल टूट चुके हैं, टीचर है नहीं, बच्चे घरों में बैठे हैं 2 साल से, क्या रोड मैप होगा, किस तरीके से शिक्षा में सुधार आएगा। ये रोड मैप देने चाहिए जिससे जनता का जीवन स्तर ऊंचा उठे। लेकिन दुर्भाग्य कि इलेक्शन शुरू तो विकास के नाम से होते हैं, लेकिन जैसे इलेक्शन आगे बढ़ता है वो जाति पर आ जाता है, वो धर्म पर आ जाता है। बिल्कुल। और मुद्दे सारे हवा हवाई और गायब हो जाते हैं। क्यों गायब हो जाते हैं? जब काम किया है तो काम पर वोट मांगिए, बोलिए, काम की बात बताइए। ठीक है। लेकिन यथार्थ में जमीनी स्तर पर वो काम नहीं होता। विकास जिसका मतलब होता है समाज का अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचे, वो अंतिम व्यक्ति तक विकास नहीं पहुंचता।
आज भी विकास की बात करते हैं, सत्ता में भागीदारी गरीब को क्यों नहीं देते हैं? कितने गरीबों को टिकट दिए हैं? बस जी बता दे, नागेंद्र जी बता दे। एक लाल पीला राशन कार्ड दे देते हैं, 5 किलो गेहूं मिल जाएगा, 1 किलो तेल ले ले, 1 किलो चीनी दे दे और वोट दे देना बस मुझे। क्यों? सत्ता में भागीदारी दे दो ना उसको, टिकट दीजिए जितने % गरीब है। जब जाति का एक आधार मानते हैं आप, तो एक आर्थिक आधार भी होता है। वहां सब करोड़पति अरबपति सारे बाहुबली जितने गुंडे बदमाश सबको टिकट मिलेंगे। क्या गरीब में काबिलियत नहीं है? क्या गरीब शासन नहीं कर सकता? क्या गरीब सत्ता में भागीदारी नहीं ले सकता? आरबी उपाध्याय जी जो ये बात कहें आप, इससे जुड़ा हुआ दरअसल मुद्दा और इससे जुड़ी हुई बात मेरे जहन में कभी कभी कौंधा करती है, लेकिन बाहर कौंती आ रहे हैं। फिलहाल वक्त तो चला है ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ तीनों मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। तो आरबी उपाध्याय जी, जिस तरीके से आपने अभी कहा, तो मेरे जहन में कभी कभी दरअसल बात एक कौंधा करती है, और वो चर्चा से अलग हट करके मैं थोड़ा उस बात को कह रहा हूँ कि जहन में बात ये आती है कि अगर कोई विधायक है विधानसभा क्षेत्र में, अगर उसने अपने क्षेत्र का वास्तव में काम किया है, हालांकि जो मैं कहने जा रहा हूं ये पॉसिबल नहीं है अभी, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है, क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है, तो विधानसभा क्षेत्र में पहले तो राज्य में किसी केंद्र के नेता को एंट्री ही नहीं देनी चाहिए। निर्वाचन आयोग को ऐसा बोलना चाहिए कि राज्य सरकार ने काम किया है तो खुद की राज्य सरकार अपने घर में अगर हमने काम किया है तो हम अपने काम को बेहतर तरीके से बता पाएंगे। हम दूसरे राज्यों के नेताओं को क्यों बुलाएं अपने राज्य में? भाई वो अपने राज्य की सत्ता संभाल रहे हैं, वो देखें। जब विधानसभा चलती है, जब सदन चलता है, तो उस दौरान हम किसी दूसरे राज्य के मंत्रिमंडल से सदस्य को बुला करके तो उसमें भागीदारी हिस्सेदारी नहीं देते हैं। तो चुनाव प्रचार के दौरान क्यों? दूसरी बात, पहले तो इलेक्शन कमीशन को इस पे बैन लगाना चाहिए। दूसरी बात यह कि अगर विधानसभा में हमने विधायकी का चुनाव लड़ा, मैं विधायक था 5 साल, तो मेरे विधानसभा में दूसरे विधायक की परमिशन ही नहीं देनी चाहिए, दूसरे नेताओं की एंट्री की परमिशन ही नहीं देनी चाहिए चुनाव प्रचार की। हमने काम किया है, हम अपने जनता को बताएंगे कि हमने क्या काम किया है, और हमारे विधानसभा की जनता खुद देखेगी कि हमने काम किया है कि नहीं किया है। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है, ये मेरे जहन में बात कौंधा करती है, वो मैंने बता दी है इतनी जल्दी है। अब आते हैं चर्चा पर। ऐसा नहीं है योगेश जी, इलेक्शन रिफॉर्म की जरूरत है, और बहुत बड़े रिफॉर्म की जरूरत है। आप देखिए, राज्य सरकार का इलेक्शन हो रहा है और वोट मांग रहे हैं आप केंद्र के नाम पर। अमित शाह जी तो मुख्यमंत्री नहीं होंगे, अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, वही चीज हमने कहा आरबी उपाध्याय जी, और ये जमीनी स्तर से मेरे बात में मतलब ऐसा नहीं है कि अगर हमने अपने घर में काम किया है तो हम बताएंगे। भाई हमारे घर के जो सदस्य हैं वो देख पाएंगे, जान पाएंगे हमने काम किया है कि नहीं किया है। उसमें 4 गांव वालों को क्यों बुलाना भाई, कि 4 गांव वाले बताएंगे कि हमारे घर में हाँ हमने अच्छा काम किया कि नहीं किया। खैर ये बात अलग हो गई है। आलोक वत्स जी अब आएंगे आपके पास, चर्चा में आगे बढ़ेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जितना महत्वपूर्ण अन्य दलों के लिए है, उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए है, क्योंकि चुनौती है इस बार 109 सीट को पार कर पाने की। और जिस तरीके से विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि अब की आप दहाई में सिमट जाएंगे, यानी 29-30 सीट तक रह जाएंगे, तो क्या वास्तव में, क्योंकि पश्चिमी यूपी में 2 ही परिवार माने जाते हैं, एक चौधरी परिवार जो कि चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह और अब जयंत चौधरी, दूसरा परिवार टिकैत परिवार माना जाता है। इनका दोनों का वर्चस्व है और एक अच्छी पकड़ है पश्चिमी यूपी में, ऐसा माना जाता है, और दोनों परिवार आपसे नाराज चल रहे हैं। तो वास्तव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है क्या बीजेपी को? पहली बात तो आपने जो कुछ इलेक्ट्रिकल रिफॉर्म की तरफ इशारा किया है और उपाध्याय जी ने कहा कि इसकी जरूरत है, मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि एक बड़े इलेक्ट्रिकल रिफॉर्म की जरूरत है, जिसमें सभी दलों को साथ बैठकर इसका हल निकालना होगा कि किस तरीके से
लोग एक दूसरे दल के एक दूसरे जगह से लोग आते हैं या प्रचार में जाते हैं और इसमें कितना पैसा खर्च होता है, बहुत पानी की तरह बर्बाद होता है। बिल्कुल ये ठीक कह रहे हैं। असीमित है। इसका मूल्यांकन करना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो ये तो मैं सहमत हूँ कि हाँ, इस तरीके का इलेक्ट्रल रिफॉर्म चाहिए। लेकिन दूसरी बात जो आपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कही कि वहां पर 2 परिवार है जिसका वर्चस्व है, इसमें भी कोई दो मत नहीं है। लेकिन देखिए, नेताओं के मत से और जनता के मत से अंतर हो जाता है कभी कभी। हमारे कार्यों की फेरहिस्त इतनी लंबी है जनहित में। गन्ना का भुगतान जिस तरीके से, जितने रिकॉर्ड तोड़ गन्ना भुगतान किए हमने, 21 चीनी मिलें वहां बंद थी जब हमने वहां पर सत्ता टेक ओवर किया था। आज लगभग सारी मिलें चालू हो चुकी हैं। 2-4 बंद होंगी तो मुझे नहीं मालूम, पूरे आंकड़े नहीं है मेरे पास, लेकिन सारी मिलें चल रही हैं। गन्ना का भुगतान हो रहा है और अच्छी तरीके से भुगतान हो रहा है। लोगों के खाते में जो पैसा प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था वो रेगुलर पहुंच रहे हैं। तो किसानों को हर तरीके से हमने मजबूती प्रदान करने की कोशिश की है और इसी के दम पर हमें पूरा विश्वास है कि वहां के किसान हमारे साथ वोट करेंगे और हमें जो पिछली बार प्रचंड बहुमत दिया था, हम उसी तरीके का कुछ इस बार भी हासिल करेंगे। क्योंकि इतने काम हुए हैं कि आजादी के बाद इतने, और इन्होंने कहा, मेरे फाजिल दोस्त ने समाजवादी के कि युवा नेता हैं, तो हमारे भी योगी आदित्यनाथ जी बुजुर्ग में नहीं आते हैं, वो भी अखिलेश जी से 1 साल ही ऊपर शायद उम्र में बढ़े, तो वो भी युवा नेता हैं। और जिस तरीके से एक मुख्यमंत्री का दौरा होता है लगातार, अभी इलेक्शन के वक्त नहीं, उसके पूर्व में भी कभी भी चैन से बैठने वाले वो व्यक्ति नहीं है। और उन्होंने जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में दौरा करके लोगों की बातें सुनी और लोगों की जन समस्याओं को सॉल्व करने में लगाया, वो सब एक अभूतपूर्व कार्य है। और जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूं कि हमारे पास कार्यों की कार्यों की बहुत लंबी लिस्ट है, फेहरिस्त है, ठीक बात है वो आलोक जी। लेकिन आपने एक बात कही किसानों को लेकर के, दरअसल उससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं, क्योंकि अगर जो आंदोलन, किसान आंदोलन का जिक्र किया जाए तो सबसे ज्यादा जो बढ़ चढ़कर के हिस्सा लिया था किसानों ने, वो पश्चिमी यूपी से ही लिया था। तो ऐसे में वो किसान तो नाराज नजर आ रहे हैं। आप गन्ने के भुगतान का जिक्र कर रहे हैं, मिलों का जिक्र कर रहे हैं। ऐसे में वो किसान अगर खुश होते, उनकी स्थिति बदहाल ना होती, तो इतना लंबा समय आंदोलन में समर्थन क्यों देते वो किसान? देखिए योगेश जी, आपकी इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ कि जो किसान आंदोलन था उसमें सबसे ज्यादा लोग पंजाब थे। मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। वो किसान उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो किसान थे वो पश्चिम यूपी से थे। हाँ, ये मैं मान रहा हूँ। हाँ। लेकिन सबसे ज्यादा जो ये किसान आंदोलन हुआ था तो सबसे ज्यादा पंजाब और हरियाणा के लोग, और उसमें भी सरदार लोग सबसे ज्यादा थे। आज उन्होंने अपनी पार्टी बना ली है और वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा धड़ा जो इस आंदोलन में था वो अलग हो चुका है। वो तो राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर चला गया। और आप जानते हैं कि पंजाब में उन्होंने अपने 24 या 30 वो पंजाब के लिए उन्होंने किया है, वो उत्तर प्रदेश का उससे कोई खासा फर्क मुझे लगता नहीं कि पड़ेगा। वत्स जी थे तो वो किसान आंदोलन के ही लोग, वो पंजाब के किसान थे। मैं उत्तर प्रदेश की सियासत की बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात कर रहे हैं। आप पंजाब कहाँ जा रहे हैं? उत्तर प्रदेश की सियासत में किसानों ने कोई अपनी पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाई। बिल्कुल। थोड़ा टिकैत जी किसी पार्टी के तरफ बयान दिया था उन्होंने, और तुरंत 24 घंटे के अंदर ही उसको विड्रॉ कर लिया। तो आज ये किसान किसी पार्टी के साथ नहीं है इनका। जैसा कि समाजवादी पार्टी के हमारे दोस्त कह रहे थे कि किसी किसान नेता ने जो आंदोलनरत थे उन्होंने समाजवादी पार्टी के लिए कोई बयान जारी नहीं किया आधिकारिक तौर पर कि हम उनके साथ हैं। ठीक। आज हमसे भी मिल रहे हैं। नहीं उनके, हाँ आपसे भी मिल रहे हैं, आपके नेता भी गए हैं, आशीर्वाद लेने गए हैं, उनके घर पहुंचे हैं। ठीक है, वो बात, वो सभी से मिल रहे हैं और सबको आशीर्वाद भी वो दे रहे हैं। अगर हम इतने बुरे थे तो ये 250 की तादाद में किसान नेता क्यों हमारे गृह मंत्री से मिले और क्यों उनको चौधरी का उपाधि दे के वहां से लौटे?
तो ये सब बातें गलत है। नहीं, बड़ी चुनौती है। मैंने वही कहा, वही चीज कही कि 3 नेताओं के जरिए जो अब आप पश्चिमी यूपी को साधने में जुटे हुए हैं, चुनौती बड़ी होगी, ऐसा नहीं है। योगेश जी, मैंने कुछ देर पूर्व आपसे कहा कि पॉलिटिक्स इज अ डाइल्यूटेड वॉर, और हम लोग किसी भी चुनाव को छोटा नहीं समझते हैं और हर चुनाव को हम एक चुनौती के रूप में लेते हैं और पूरा मनोयोग से हमारे शीर्ष के नेता से लेके हमारे छोटे से छोटे कार्यकर्ता तन मन धन से एकाग्र होकर उसमें लग जाते हैं। जीत हार का फैसला भगवान के हाथ में होता है, जनता के हाथ में होता है, लेकिन हम अपनी तरफ से कोई कसर नहीं, बिल्कुल इस बात की मैं सराहना करता हूँ, इस बात को मैं कहता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी की ये खूबी है, वास्तव में ये खूबी है जो आप बता रहे हैं, इसको मैं स्वीकारता हूँ। आएंगे आपके पास नागेंद्र सिंह जी। होना क्या चाहिए, यही होना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तभी पार्टी सर्वाइव कर पाएगी और तभी पार्टी जो आज पार्टी का आकार है बीजेपी का, वजह यही है, मैं उसको स्वीकारता हूँ। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हो चुकी है। हाँ, नागेंद्र सिंह जी, पश्चिमी यूपी दरअसल आपके लिए भी इतनी आसान नहीं है फतह करना। वजह यह है कि अगर मुस्लिम वोट बैंक 26% है तो जाट वोट बैंक भी 18% है, यादव 7% है। ऐसे में जिस तरीके से टकराव देखा गया है पिछले विधानसभा चुनाव में कि जहां जाट गया है वहां मुस्लिम नहीं गया है, जहां मुस्लिम गया है वहां जाट नहीं गया है, इन दोनों को एक साथ लाना यह बहुत बड़ी चुनौती है आपके लिए। दोनों नेताओं का एक साथ हो जाना यह अपने आप में एक अलग बात है और वोट बैंक को एक साथ लाना यह अलग बात है, और इसका आपको उदाहरण भी मिल चुका है। आपने दोनों पार्टियों के साथ ट्राई कर लिया है, कांग्रेस के साथ भी और बसपा के साथ भी, और देखा है कि नेता तो एक हो जाते हैं इतनी जल्दी, लेकिन वोट बैंक जो होता है वो इतनी जल्दी एक साथ आ नहीं पाता है। चाहूंगा जो 2017 की परिस्थितियां थी, जैसे हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी बड़ा अनुभव रखते हैं, वो भी कह रहे हैं कि 2017 में जो इन्होंने पानी इकट्ठा किया था, एक तनाव का, वो बह चुका है और एक सद्भावना का, शांति का, एक दूसरे को स्वीकार करने का लोग मन बना चुके हैं। तो हमें कोई चिंता नहीं है। और फिर मैं ये कह रहा हूँ, पुनः कह रहा हूँ कि हम कहीं भी किसी पर्टिकुलर जाति या धर्म के सेगमेंट से लोगों को लेकर इकट्ठा कर कोई संबोधन नहीं कर रहे हैं, कोई दिशा नहीं दे रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी चिंतित है। हम किसान की बात कर रहे हैं और खास तौर से हम जो कर्म भूमि रही है, जहाँ से उदय है एक बहुत बड़े किसान नेता का, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी का, जिन्होंने उत्तर भारत में ही पूरे देश की किसान में जागरूकता का, किसान राजनीति को या किसान शब्द को राजनीति के केंद्र बिंदु में लाने का प्रयास किया है। तो उन विचारों को मानने वाले दोनों राजनीतिक दल, ये दोनों जो वृक्ष हैं पार्टी के रूप में, वो उसी विचार से पोषित हैं। तो हम कतई चिंतित नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा नारा जब 2017 में ये लोग आग उगल रहे थे, हम जब भी शांति की बात कर रहे थे, हम 18 में भी शांति की बात कर रहे थे, हम 19 में भी शांति की बात कर रहे थे, 22 में भी शांति की बात कर रहे थे। तो ऐसे स्थितियां इन लोगों के लिए हुई है, हमारे लिए नहीं हुई है। और हमारा पूरा विश्वास है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे प्रदेश में भाईचारे की भावना से चुनाव लड़ा जा रहा है और जो किसान की अनदेखी हुई है उसका जवाब किसान मतदाता और दूसरे मतदाता, क्योंकि गांव का खास तौर से जो मजदूर है उसका संबंध भी बिल्कुल किसान से जुड़ा हुआ है। क्योंकि अगर गांव में रहने वाले किसान की हालत खस्ता हो जाएगी, कमर टूट जाएगी, तो वो मजदूर भी अपने आप ही कमजोर हो जाएगा। और जो ये प्रदर्शन कर रहे थे, अब जैसे हम देखते हैं 67 तक एक दल का प्रभुत्व रहा, उसके बाद क्षेत्रीय दल बढ़े, तो दलों का निर्माण होना ये होता रहेगा। इनको क्या आपत्ति होनी चाहिए? जो इन्होंने महेंद्र सिंह टिकैत जी के परिवार के, उनके पुत्र और दूसरे पुत्र के बारे में कहा है, वो किसानों के जो मुद्दे हैं उनको केंद्र बिंदु में ला रहे हैं। राजनीतिक दल जब भी तो विचार करेंगे, तो वो अपना राजनीतिक रूप से कार्य कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में किसानों की अनदेखी हुई है। तो ये बात उनका भी एक संवैधानिक और एक मौलिक अधिकार है कि वो अपनी बात कहें, संविधान में व्यवस्था की गई है। तो ये ऐसे क्यों हो जाते हैं?
तो पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में भाईचारे से चुनाव हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी को इससे बेचैनी है। नागेंद्र सिंह जी, दरअसल भाईचारे से चुनाव हो रहा है, ठीक बात है। बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वही स्थिति, वही परिस्थिति एक बार दोबारा ना हो जाए जैसे कांग्रेस बसपा के साथ हुई थी। आपको याद होगा, युवा साथ है, युवा जोश है, ये सब नारे दिए गए थे। ऐसे में आरोप बाद में ये लगे थे कि उनका वोट बैंक तो हमारे में ट्रांसफर नहीं हुआ साहब, लेकिन हमारा उनमें ट्रांसफर हो गया है। जहां तक मुझे याद है कि शायद आरएलडी को 1 सीट मिली है इधर पिछले विधानसभा चुनाव में। और ऐसे, हाँ ठीक है नागेंद्र सिंह जी, वही सवाल यहां पर आ रहा है कि अगर ऐसे में आरएलडी की सीटें बढ़ जाती हैं और समाजवादी पार्टी को नुकसान हो जाता है, तो बाद में फिर वही आरोप प्रत्यारोप का दौर ना शुरू हो जाए जो बसपा के साथ हुआ था कि साहब मेरा तो वोट बैंक ट्रांसफर हो गया, उनको फायदा हो गया, लेकिन उनका वोट बैंक मेरे में ट्रांसफर नहीं हो गया, इसलिए हम नुकसान से झेल गए। नहीं, जो भविष्य के संबंध में कोई भविष्यवाणी आज हम और आप लोग बैठ के नहीं कर सकते, लेकिन हमारा पूरी तरह से विश्वास है कि हमारा कोई भी कार्यकर्ता या उनका कोई भी कार्यकर्ता एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, वो मदद कर रहा है पूरी तरह और पूरी तरह से एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। और दल, एक दल का कार्यकर्ता दूसरे दल के कार्यकर्ता को, उस दल का कार्यकर्ता उस दल के कार्यकर्ता को पूरी तरह से मदद कर रहा है। ऐसा कहीं नहीं है। और वो जो हम आशावान है, जो हमारी आशा है, हम मानते हैं कि जनता उसको फलीभूत करेगी और पश्चिम उत्तर प्रदेश पहले चरण में जो चुनाव हो रहा है इसमें हमें बहुत अच्छी सीटें प्राप्त होंगी। भारतीय जनता पार्टी को सीटों की दृष्टि से बड़ा नुकसान होने जा रहा है। ठीक है, चलिए किसको नुकसान होगा, किसको फायदा होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा और यहाँ के मतदाता ये तय करेंगे कि किस पार्टी को फायदा पहुंचाना है और किस पार्टी को नुकसान पहुंचाना है। आरबी उपाध्याय जी, जिस तरीके से सभी राजनीतिक दल ताकत तो अपनी पूरी झोंक रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को है, तो क्या जिसकी शुरुआत में बढ़त हासिल करेगा जो, उसे आखिरी दौर तक एडवांटेज रहेगा। और वजह यह मानी जा रही है क्योंकि जिस तरीके से अगर वोट बैंक के सियासी समीकरण को यहां पर देखा जाए, पहले भी जिस तरीके से हमने बताया कि दरअसल एक चीज यहां पर और देखी गई है, जो भी 39 से 40% मतदाता जिसको देते हैं मतदान, वो उसकी सत्ता इधर से निकलती नजर आती है। ऐसे में अगर 26% मुस्लिम और 7% यादव, 18% जाट, तो लगभग 50% तो यही हो गया। और अगर ऐसे में ये सब लोग एक साथ आते हैं गठबंधन के साथ, समाजवादी पार्टी और आरएलडी के साथ, तब तो सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा बीजेपी का। क्योंकि यहां पर अगर ब्राह्मण वोट बैंक का जिक्र करें तो वो 10% है और ठाकुर 7% है। ब्राह्मण कांग्रेस से नाराज जरूर हो गया है, 2017 में देखने को मिला है, लेकिन इस बार स्थिति तो भी भारतीय जनता पार्टी के लिए ज्यादा विकट नजर आ रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझ रही है, परिस्थितियां विषम, लेकिन एक चीज और है। देखिए, किसान के नाम पर चौधरी चरण सिंह जी ने जरूर किया, लेकिन उसके बाद चाहे वो जयंत हो या उनके पिताजी हो, इन लोगों ने क्या किया किसान के लिए? वो सिर्फ एक जाति के आधार पर, क्यों वो जाट नेता है, जाटों का वहां बाहुल्य है, अदरवाइज चौधरी चरण सिंह सही मायने में किसानों के मतिया थे। उसके बाद सत्ता में रहे, उनके बेटे भी रहे और जयंत जी भी चुने गए। अगर काम किया गया होता किसानों के लिए तो एक सीट नहीं रह जाती। एक सीट रही इसलिए कि आपने काम नहीं किया था, आप उस विरासत का कहते हैं रॉयल्टी खा रहे थे। और चौधरी अजीत सिंह जहां सरकार बनी, सब सरकारों में रहे, लेकिन वो इलाका पिछड़ा रहा। किसानों के लिए एक अचीवमेंट बता दें कि सत्ता में रहते हुए चौधरी अजीत सिंह ने एक काम किया था जिसको उल्लेख किया जा सके, नहीं है। वो एक कास्ट फैक्टर है कि भी हम जाट हैं तो जाट हमें वोट करेंगे, वो हमारे चौधरी है। ये ठीक नहीं है।
ये चीजें कई बार टूटती है। अभी भाईचारे की बात होती है, एक वर्ग विशेष जहां आप देखेंगे संख्या बल में भारी हो जाता है, वहां भाईचारा खत्म हो जाता है। हिंदू अपना भाईचारा निभाएगा, लेकिन एक वर्ग विशेष, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो कैराना हो, जीना दूभर कर देता है। ये जमीनी हकीकत है, इससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। और उसी का परिणाम है कि बहुत सारे लोग बीजेपी के साथ गए। मुस्लिम तुष्टीकरण को लोगों ने नकारा। भाईचारा सब बहुत अच्छा है, गंगा जमनी तहजीब भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यथार्थ के धरातल पर आप जाके देखिए। शायद मेरी बात से हमारे नागेंद्र जी भी शायद सहमत हो। कश्मीर में बहुमत में हुए, मुस्लिम बहुमत में थे, कश्मीरी पंडितों को निकाल दिया और यही सरकारें न्याय नहीं दे पाई। कोई कुछ नहीं कर पाया, अपने ही देश में विस्थापित है वो। तो चाहे वो कैराना हो या दूसरी जगह हो, ये जमीनी हकीकत है। और चाहे वो जाट है, चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे वो यादव है, वो इस बात को भली भांति जानता है कि जैसे ही इनका वर्चस्व कायम हो जाएगा, ये हमारा जीना दूभर कर देंगे, मार काट होंगी, अपराध बढ़ेंगे। तो कहीं एक मन में एक शंका लोगों के में है, और इसीलिए आप देखेंगे कि ये गारंटी नहीं है। देखिए अभी मुस्लिमों में भी चल रहा है कि भी जहां लोकदल का प्रत्याशी हिंदू है वहां हम तो वोट कर देंगे, लेकिन हमारा मुस्लिम प्रत्याशी है उसको जाट वोट नहीं करेंगे। ये अंदर अंदर चल रहा है। तो अगर इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, जैसे आपने कहा कि कांग्रेस का समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ, कांग्रेस का वोट शिफ्ट नहीं हुआ, या मायावती जी का समाजवादी पार्टी को वोट शिफ्ट नहीं हुआ, तो ये देखिए भविष्य के गर्त में है चीजें। और ये इलेक्शन के बाद पता लगेगा कि वो भाईचारा कितना मजबूत हो पाया। जिस भाईचारे की हम बात कर रहे हैं वो घाव सूखे नहीं है। दंगे के घाव अभी भी लोगों के अंदर मन में कहीं ना कहीं एक शंका पैदा कर रहे हैं। जिस तरह आजम खान जी का फोन आ जाता था कि ये समुदाय विशेष के, वर्ग विशेष के, धर्म विशेष के लोग हैं, इनको छोड़ दीजिए। इस बात से नकारा नहीं जा सकता। उस दौरान जो है समाजवादी पार्टी और एक मुस्लिम वर्ग के लोगों का ये कहें अति, देहाती भाषा में बोला जाता है अति कर देना, कि अब अपने और तभी वो मुस्लिम और जाट गठबंधन टूटा था। हाँ, वो नाराजगी थी, वो देखने को मिली है 2017 में, वो अति कर दी थी, वो टूटा था। ठीक बात कर रहे हैं आलोक वत्स जी। तो बहुत ये कहना कि बिल्कुल आश्वस्त हो जाना, कहीं ना कहीं चिंतित जयंत भी है, जो जयंत का अस्तित्व का प्रश्न है। बिल्कुल, कि जो सोशल इंजीनियरिंग उन्होंने गढ़ी है किसानों के थ्रू, अगर वो कामयाब नहीं हुई तो लोकदल का। उपाध्याय जी आ रहे हैं, जयंत जी के एक सवाल पर आ रहे हैं आपके पास। एक कमेंट ले लेते हैं वत्स जी से। वत्स जी, दरअसल हमने उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र का इसलिए ये जिक्र किया, जो सियासी समीकरण का मैंने जिक्र किया, क्योंकि पिछले इतिहास को अगर इतिहास को देखें जो, तो उत्तर प्रदेश में 4 धाराएं रही हैं। उन 4 धाराओं में जो कि 1985 में अगर देखा जाए तो कांग्रेस सत्ता में आई थी 269 सीट लेकर के, तब उत्तराखंड नहीं बना था, तो 39.25% वोट मिले थे कांग्रेस को। उसके बाद 2007 का जिक्र करें तो 30% वोट मिले थे बसपा को और 206 सीट लाई थी, सत्ता में आई। 2012 में समाजवादी पार्टी को 29% वोट मिले, 224 सीट के साथ सत्ता में आई, और आपने तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए 2017 में। 39.8% यानी लगभग 40% वोट आपको मिले और आप 312 सीट के साथ सत्ता में काबिज हुए। इसलिए हमने ये सियासी समीकरण जो गणित हमने बताया वोट परसेंट का, इसलिए कह रहे हैं कि अगर यहां पर आपका डगमगाया तब तो अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। आलोक जी, वरिष्ठ पत्रकार उपाध्याय जी ने बड़ी साफगोई से सारी चीजों को आपके सामने अभी पेश किया है। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर रख देते हैं। हाँ, मैं जानता था कि आप यही बोलेंगे, तो रुक जाइए, वो भी ले लीजिए। रुक जाइए। आलोक वत्स जी, ये कह पाना
कि अखिलेश यादव की सरकार ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये मुझे लगता है कि जनता नहीं स्वीकारेगी। पूछे क्यों? क्योंकि 2017 के पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी, आपने उनकी नाकामियों को गिनाया। 2017 से अभी तक आप हैं, तो आप 5 साल के पन्नों को बंद नहीं कर सकते हैं कि 5 साल के पन्नों को ना पलटे और सीधे उसके बाद 5 साल के बाद आप पहुंचे, तो जनता ये स्वीकार करेगी नहीं। अब आप अपनी बात रखिए। देखिए योगेश जी, हम तो जनता से बार बार यही कह रहे हैं कि वो हमारे 5 साल के कार्यों की फहरिस्त को बार बार पलटे और देखें और समझे और कंपेयर करें पुरानी सरकारों से। हम उसी दम पर 39 को भी क्रॉस कर जाएंगे, क्योंकि इतनी बड़ी काम की फहरिस्त है और इतना आमूल चूल परिवर्तन हुआ है मौलिक ढांचे में कि आज देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उत्तर प्रदेश खड़ी हो गई है। और जो कश्मीरी पंडितों का दर्द है और जो कैराना के हिंदुओं का दर्द है, उसको लोग भूले नहीं है। और मुजफ्फरपुर के दंगे की घाव अभी सूखी नहीं है, वो लोगों के जहन में अभी भी मौजूद है। और ये मेरे फाजिल दोस्त समाजवादी पार्टी के राहुल गांधी को भी लेके आए थे, तो हर जगह पोस्टर पे लिखते थे कि यूपी को साथ पसंद है। और वो साथ कितना पसंद आया ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। ठीक है। हाँ, और एक बार फिर जयंत चौधरी और अखिलेश की जोड़ी को यूपी को ये भी साथ पसंद नहीं आएगा। देखिए कितना पसंद आता है कितना नहीं, वो सवाल मैंने पूछ ली थी समाजवादी पार्टी के नेता से, उन्होंने जवाब भी दिया। खैर, आप लोगों का, तीनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय के अभाव के कारण चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की अब सियासत गर्माती नजर आ रही है, दरअसल वो चाहे ध्रुवीकरण, धार्मिक ध्रुवीकरण का जिक्र करें, चाहे कैराना पलायन का जिक्र करें, भारतीय जनता पार्टी इन्हीं मुद्दों को लेकर के एक बार फिर से 2022 में सत्ता पर काबिज होना चाहती है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि आखिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता इस गठबंधन को स्वीकारती है या भारतीय जनता पार्टी के ध्रुवीकरण को। इस चर्चा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।